नमस्ते और स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं मशीन लर्निंग की। मतलब वो स्किल जो आज की दुनिया को बदल रही है। हम इसका पूरा रोड मैप समझने की कोशिश करेंगे एकदम शुरू से। तो मन में ये सवाल आता ही है कि मशीन लर्निंग में मास्टर बनने के लिए आखिर करना क्या पड़ता है। यही सवाल हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। हम किसी सिलेबस को बस एक कागज के टुकड़े की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि उसे इस सवाल का जवाब और एक पूरे सफर के तौर पर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी सफर शुरू करने से पहले ये तो जानना ही पड़ता है ना कि जाना कहाँ है। हमारी मंजिल वो है असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करना। तो सवाल उठता है, इन स्किल्स से असल में हो क्या सकता है। सोचिए, आप घरों की कीमतें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या आपके इनबॉक्स में जो फालतू के स्पैम ईमेल्स आते हैं उन्हें अपने आप पहचान सकते हैं, या फिर कस्टमर्स को उनके बिहेवियर के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे नेटफ्लिक्स को पता होता है कि आपको अगली कौन सी मूवी या शो देखना है। ये सब बहुत ही पावरफुल चीजें हैं, है ना। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। देखिए, किसी भी बड़ी खोज पर निकलने से पहले आपके पास एक नक्शा होना चाहिए और उसे पढ़ना भी आना चाहिए, राइट। मशीन लर्निंग की दुनिया में ये नक्शा और कंपास हैं इसके फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स। तो फिर ये मशीन लर्निंग है क्या भला? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके डेटा को पार्स करने, उससे सीखने और फिर उसी सीख के बेसिस पर फ्यूचर के बारे में कुछ बताने या प्रिडिक्ट करने का तरीका है। मतलब हम कंप्यूटर को एक्सपीरियंस से सीखने की ताकत दे रहे हैं। अब इस लर्निंग के नक्शे पर ना दो मेन रास्ते हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें क्या होता है, हमारे पास पहले से लेबल किया हुआ डेटा होता है, मतलब हमें सही जवाब पहले से पता होता है। और दूसरा रास्ता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का। इसमें हम बिना लेबल वाले डेटा में छिपे हुए पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स को ढूंढते हैं। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल चीजों पर। भाई, हर एक्सप्लोरर को अपने सफर के लिए सही टूल्स और गियर तो चाहिए ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी डिजिटल टूल किट में क्या क्या होना जरूरी है। देखिए, कोई भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट जो होता है ना, उसका एक सेट प्रोसेस होता है। इसे एक तरह का ट्रेल मैप समझ सकते हैं। सबसे पहले डेटा इकट्ठा किया जाता है, फिर उस डेटा को साफ सुथरा करके तैयार किया जाता है। उसके बाद मॉडल को उस पर ट्रेन करते हैं, फिर चेक करते हैं कि मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, और आखिर में उसे असली दुनिया में इस्तेमाल के लिए डिप्लॉय कर दिया जाता है। इन सब में से सबसे जरूरी स्टेप कौन सा है? ये है डेटा प्री प्रोसेसिंग। पता है, कहते हैं कि एक डेटा साइंटिस्ट का 80% टाइम तो सिर्फ डेटा को क्लीन करने, स्केल करने और सही से बांटने में ही चला जाता है। सीधी सी बात है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर कचरा डालोगे तो कचरा ही मिलेगा। जरा सोचिए, आप एक मॉडल को घर की कीमतें प्रिडिक्ट करने के लिए ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन आपके डेटा में कुछ घरों का साइज 0 लिखा है। आपका मॉडल तो उन घरों को बेकार मान लेगा और आपकी सारी प्रिडिक्शंस पूरी तरह से गलत हो जाएंगी। इसीलिए डेटा को साफ करना इतना इतना ज्यादा जरूरी है। और इन कामों के लिए ये हैं हमारे जरूरी टूल्स। पाइथन हमारी मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्किट-लर्न ये एमएल एल्गोरिदम्स के लिए कोर लाइब्रेरी है। पांडास का इस्तेमाल डेटा को हैंडल और एनालाइज करने के लिए होता है। और जुपिटर नोटबुक वो हमारा प्लेग्राउंड है जहां ये सारा काम होता है। तो अब हमारे टूल्स तैयार हैं। अब वक्त है अलग अलग तरह के इलाकों को जीतने का, मतलब उन्हें मेन एल्गोरिदम्स को सीखने का जो मशीन लर्निंग की रीढ़ की हड्डी हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग की। इसको ऐसे समझिए कि आप पहले से बने बनाए रास्तों पर चल रहे हैं, जहां हर मोड़ पर निशान लगे हुए हैं। यहां हम डेटा को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करके प्रिडिक्शन करना सीखते हैं। इस रास्ते पर चलते हुए कुछ बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स पर मास्टरी हासिल होती है, जैसे लीनियर रिग्रेशन जो आपको नंबर्स प्रिडिक्ट करने में मदद करता है, मान लीजिए घर की कीमतें। फिर आते हैं डिसीजन ट्रीज जो हाँ या ना वाले सवालों के जवाब देने में मदद करते हैं। और सपोर्ट वेक्टर मशीन्स ये डेटा को अलग अलग कैटेगरीज में बांटने में माहिर हैं। अब चलते हैं उस रास्ते पर जहां कोई गाइड नहीं है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये कुछ अनजान की खोज करने जैसा है। यहाँ हमारा काम होता है डेटा में छिपे हुए स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स को ढूंढना, बिना किसी पहले से मिली जानकारी के। यहाँ पर हम क्लस्टरिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक जैसे कस्टमर्स को एक ग्रुप में रखा जा सके, या फिर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का,
जिससे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डेटा को आसान और मैनेजेबल जानकारी में बदला जा सके। लेकिन सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा मॉडल अच्छा काम कर रहा है या नहीं। हम अंदाजा नहीं लगाते। हम एक्यूरेसी, प्रिसिजन और रिकॉल जैसे क्लियर मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें साफ साफ बताते हैं कि हमारी प्रिडिक्शंस कितनी सटीक हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी चीजें एक साथ कैसे जुड़ती हैं। अब हम अपने सफर के आखिरी और सबसे चैलेंजिंग लेकिन उतने ही फायदेमंद हिस्से में पहुंच रहे हैं। यहाँ सारे स्किल्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो मान लीजिए एक अच्छा मॉडल तो बन गया, लेकिन उसे ग्रेड कैसे बनाया जाए? यही वो अहम सवाल है जो एक बिगिनर और एक एक्सपर्ट के बीच का फर्क तय करता है। इसके लिए हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जैसी टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि एल्गोरिथम के लिए बेस्ट सेटिंग्स मिल सकें, और रेगुलराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि मॉडल जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स न हो जाए। ये सब कुछ सिंप्लिसिटी और एक्यूरेसी के बीच एक सही बैलेंस ढूंढने के बारे में है। देखिए, अगर मॉडल बहुत ज्यादा सिंपल है तो वो जरूरी डिटेल्स मिस कर सकता है, और अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो वो डेटा में मौजूद नॉइज को ही सीखने लगेगा। हमारा लक्ष्य है गोल्डीलॉक्स जोन ढूंढना, मतलब जो न कम हो न ज्यादा, एकदम परफेक्ट हो। और इस चोटी के पार क्या है? अगला पड़ाव है न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का एक और भी एडवांस्ड एरिया है, जो इमेज रिकॉग्निशन से लेकर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तक हर चीज को पावर देता है। और इसके लिए टेंसरफ्लो और केरास जैसे टूल्स इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? असली कामयाबी तो तब मिलती है जब थ्योरी को प्रैक्टिस में लाया जाता है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट्स बनाना, यही इस पूरे सफर का असली मकसद है। और हाँ, ये सफर सिर्फ कोड लिखने पर खत्म नहीं हो जाता। असली मास्टरी तो तब आती है जब हम कोड से भी आगे की सोचते हैं, जैसे अपने मॉडल के एथिकल इम्प्लीकेशंस को समझना, ये सीखना कि उसे असल दुनिया में डिप्लॉय कैसे किया जाता है, और आखिर में एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट के जरिए अपनी पूरी लर्निंग को एक जगह लाना। यही वो चीजें हैं जो एक कोडर को एक सच्चे प्रॉब्लम सॉल्वर से अलग करती हैं। तो अब जब नक्शा हमारे सामने साफ है और रास्ता भी पता है, तो एक ही सवाल बचता है, इन स्किल्स का इस्तेमाल करके अगली कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी? शायद इसका जवाब हम में से ही किसी के पास हो।